हेलो हिमांशु। हेलो अभिषेक। ओके। साउंड आ रही है आप सभी को? सुन पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? हेलो आयुष। हेलो अखलक, हिमांशु, अभिषेक। ओके। प्रवीण। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, हिंदी का क्लास चलेगा अभी। देखिए, आज हमें हेलो सुभाष, जर्वन, शत्रुघ्न, खुदोश। चलो सभी आ गए हैं। हेलो अजय। ओके। देखो, यह जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है बातचीत, और इसे लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन्हें शॉर्ट में समझना है कि आखिर इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ठीक है। और जब हम शॉर्ट शॉर्ट में समझ लेंगे इसे, फिर देखो लेखक का परिचय में क्या है। इसे लिखा गया बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, है ना। इस अध्याय को लिखा गया किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, है ना। और सबसे प्रभावशाली निबंधकार और पत्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। भारतेंदु युग जो होता है ना, भारतेंदु युग के सबसे प्रभावशाली निबंधकार और पत्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। किन्हें? बालकृष्ण भट्ट को। अच्छा, देखिए, चैप्टर को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। यह अध्याय नंबर 1 है। इसका जो टोटल ऑब्जेक्टिव्स होगा इस चैप्टर के कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। उसे मैं ऑनलाइन क्लास में भी सारे ऑब्जेक्टिव्स को रखूंगा, और साथ ही साथ आपको आपके क्लास में यानी कि व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाएगा पीडीएफ के तौर पे, फिर उसकी टेस्ट हो जाएगी। तो इनका जन्म कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का? 23 जून 1844, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। और भारतेंदु युग के सबसे प्रभावशाली निबंधकार के तौर पर इनको जाना जाता है। लो अनुमान। और योगदान इनका क्या है? लगभग इन्होंने 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। देखो, लगातार 33 वर्ष तक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, यानी कि इन्होंने एडिटर का काम किया। महत्व क्या है इनका? जो देखो, बालकृष्ण भट्ट जी को आधुनिक हिंदी आलोचना के संस्थापकों में से एक माना जाता है, यानी कि इन्हें आलोचनात्मक संस्थापक माना जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक संस्थापक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य में जो भी कहानी या कविता लिखी गई उस पर ये आलोचना का काम भी करते थे, यानी कि ये बताते थे कि कितनी कमी है और कितना इसमें और बेहतर हो सकता था। ठीक है। तो आलोचना करना सबकी बस की बात नहीं है। जब आप किसी चीज के बारे में बताते हैं, जब आप कमियां निकालते हैं, तो उस कमियों को निकालने के लिए, और लोग आपको तभी वैलिडेट करेंगे ना, जब उनको ये पता चलेगा कि हाँ, ये तो इनमें माहिर है ना, इनको पता है और ये कमियां निकाल सकते हैं, तब वो आपकी बातों को मानते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील कहा है। मतलब स्टील का मतलब क्या होता है? मजबूती। तो इन्हें सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता है। इन्हें एडिशन और स्टील कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है। चलो पाठ का सारांश जरा देखते हैं कि इस पाठ में आखिर क्या क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट जी सबसे पहली बात बताते हैं कि आखिर वाक शक्ति का महत्व क्या है। हमें जो ईश्वर ने बोलने की ताकत दी है, इसका कितना महत्व है। ठीक है। इस महत्व को सबसे पहले हमें समझना है। ठीक है। तो इन इन महत्वों को सबसे पहले हम समझेंगे। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, वाक शक्ति का महत्व। भट्ट जी कहते हैं, यदि ईश्वर ने हमें बोलने की शक्ति ना दी होती तो यह पूरी दुनिया गूंगी होती और हम अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाते। बोलने की जो ताकत है, ईश्वर ने जो हमें बोलने की ताकत दिया है,
यह जो ताकत है ये अद्भुत ताकत है ना? और अगर ये नहीं होता तो पूरी दुनिया ही गूंगी होती। बालकृष्ण भट्ट ऐसा कहते हैं। चैप्टर को जब पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये देखने को मिलेगा। और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी जब इंसान अपनी बातों को कहता है, जब अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है, जब अपनी बातों को बताता है, तो पता चलता है कि वह इंसान किस तरह का इंसान है। तब आपको पता चल पाता है कि उस इंसान के अंदर किस तरह का गुण है। वो अच्छा गुण है, बुरा गुण है, उनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस बात का हमें पता चलता है। ठीक है? फिर वो क्या कहते हैं, प्रसिद्ध विद्वान बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का पता चलता है। जब तक व्यक्ति चुप है उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, लेकिन जैसे ही देखो, तो केवल जो है ना, अच्छे मुख वाले लोग अच्छे नहीं होते। अगर कोई दिखने में बहुत सुंदर है, दैट दैट डजंट मीन दैट ही इज गुड इंटरनली, है ना, कि वो मन से भी अच्छा होगा ये कह नहीं सकते। इसीलिए जब तक वो बोलता नहीं है, बोलने के बाद पता चलता है कि वह इंसान कितना बेहतर है। ठीक है? और बातचीत की सीमा देखो, एडिशन क्या कहते हैं। एडिशन मानते थे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यानी कि जब दो इंसान बैठता है तो वह ढंग से बातचीत करता है, तब वह उन मुद्दों पर बात करता है जिन मुद्दों पर उन्हें बात करनी चाहिए। ठीक है? और जैसे ही तीन चार हो गए वैसे ही वो अपनी बातों को छुपा लेता है, अपनी बातों को बोल नहीं पाता। ठीक है? ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा एडिशन कहते हैं कि बातचीत केवल दो लोगों के बीच बीच में ही संभव हो सकती है, यानी कि ढंग से हो सकती है। जब तीसरा व्यक्ति आता है तो बातचीत का स्तर बदल जाता है और केवल औपचारिकता रह जाती है, यानी केवल बात होती है लेकिन उसमें वो बात नहीं रह पाती। ठीक है? जो खुलापन होता है वो नहीं रह पाता है। और यूरोप का आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, एग्जाम में पूछता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। इसमें बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, बातचीत चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनके जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, वो कहते हैं, लेखक ने इसमें बताया है कि यूरोप के लोगों में बातचीत का एक विशेष कला होती है। बहुत अच्छे से बात करते हैं वो, प्रसन्नता देने वाली चर्चा कहा जाता है। यानी कि जब उनकी बातचीत होती है, जब यूरोप के लोग आपस में बातचीत करते हैं तो बहुत बहुत ही मधुरता के साथ बात करते हैं और इन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ था, पहले के युगों में था, यहाँ कटुता भर गई है। लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो कोशिश कर रहे होते हैं। जो यूरोप के लोग हैं उनकी जो बातें हैं वो कानों को सुख पहुंचाने वाली होती है और इसीलिए शायद वो हमसे आगे हैं, है ना? और सबसे उत्तम तरीका क्या है देखो, लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे अच्छा तरीका अवाक होकर, यानी बिना बोले अपने आप से बातचीत करना। आपने देखा होगा कि हमारे जो पर अकेले में बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं तो हम कभी कभी सोचते हैं हम लोग, अरे खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको कहाँ सही करना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर का सारांश था। ठीक है? ये चैप्टर का समरी था। समरी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है? और इस समरी में क्या-क्या है? इस समरी में आपको बालकृष्ण भट्ट का परिचय से जो क्वेश्चन आ सकता है वो और ये। अब हम लोग चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का जो वक़्त है वो अब आया है। अब यहाँ देखो। ये हैं बालकृष्ण भट्ट साहब। ठीक है? आप देख देख रहे होंगे इसमें उतनी अच्छी छवि तो इसमें नहीं दिखी। ये बालकृष्ण भट्ट साहब हैं और इनके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग डिटेल में पढ़ना है और इसका जो समरी है वो हर एक चैप्टर का समरी आपको पीडीएफ के तौर पर दे दिया जाएगा, जो समरी मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है? तो देखो इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है। जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। निधन, निवास स्थान क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता बेनी प्रसाद भट्ट हैं और इनके पिता एक व्यापारी कॉलेज सुसंस्कृत में बोलती थी, यानी कि संस्कृत अच्छा खासा बोल लेती थी वो। ठीक है? और इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी शिक्षा 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा जब उन्होंने दिया, तब वहां पर उनकी जो है ना अध्ययन शुरू हो गई थी। और इन्होंने काम क्या किया है, तो इन्होंने 1869 से लेकर 1875 में पढ़ाया है और फिर 1885 में इन्होंने प्रयाग के स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया और फिर 1888 में इन्होंने पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन का काम किया इन्होंने। ठीक है? ये इनका पेशा, मतलब क्या होता है पेशा, यानी जो उन्होंने काम किया है। ठीक है? इनकी रचना, आखिर इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, तो 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम किया था और 33 वर्ष तक चला था। अभी हम लोग पढ़े ही हैं, कितने वर्ष तक चला? 33 वर्ष तक चला, है ना? ये एग्जाम में पूछता है। और किस युग के सबसे अच्छे विद्वान माने जाते हैं? भारतेंदु युग के। ठीक है? 1881 में इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी और 1886 में इन्होंने श्रीनिवास दास के संयोगिता कठोर आलोचना की थी। देखो एक व्यक्ति, एक जो राइटर है, इनका नाम है श्रीनिवास दास। इन्होंने एक साहित्य लिखा, संयोगिता स्वयंवर, और
इसमें जो कमियां थी, इस कमियों के बारे में बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि देखो इसमें ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ऐसे करके, ठीक है। तो उसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। अब एक मिनट रुक जाइए। लैपटॉप का जो फ्यूल है ना वो देना हम भूल गए। ऐसा ना हो क्लास के बीच में ऑफ हो जाए। हम लोग भोजन करते हैं ना, लैपटॉप का भी भोजन है, इसका सिर्फ पावर चाहिए। चलो मिल गया इसे, अभी ऑफ नहीं होगा। तो मैं क्या बता रहा था आपको, 1881 में इन्होंने 1886 में इन्होंने श्रीनिवास दास के द्वारा जो संयोगिता स्वयंवर स्वयंवर लिखी गई थी उसकी आलोचना इन्होंने की थी, ठीक है। ये इनका रचनात्मक क्रिया था। और इसके अलावा अगर हम देखें और उन्होंने क्या किया, उपन्यास में इन्होंने क्या लिखा है, नोबल में इन्होंने क्या लिखा है, तो नोबल अगर हम ध्यान से देखें तो नोबल के अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा है, देखो नोबल के अंतर्गत इन्होंने लिखा है रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, ये सारी जो है ना उपन्यास का भाव है जो इन्होंने लिखा है, ठीक है। गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, ये देखो इंट्रोडक्शन अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं लेखक का, और इसके बाद कहानी अब स्टार्ट होगी इसके बाद। इसीलिए आप लोग पूरा का पूरा कक्षा जो चल रही है ना इसमें बने रहिएगा, बहुत मजेदार कहानी है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कवि का। उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, और नाटक के अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा है, पद्मावती, वेणी संहार, सुपाल वध, नल, दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, ये सब इन्होंने नाटक के अंतर्गत लिखा है। प्रहसन में क्या लिखा है, जैसा काम वैसा परिणाम। निबंध में इन्होंने 1000 के आसपास निबंध इन्होंने लिखा जो काफी चला भी था उस समय। तो ये जो पूरा का पूरा था ये इनके बारे में था कि इन्होंने क्या क्या रचना किया, इनका नाम क्या है, कहाँ से ये पढ़े, ये सारी चीजें। और भारतेंदु युग के ये प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इनके बारे में कुछ चीजें चैप्टर के शुरू करने से पहले देखो, यहाँ से चैप्टर शुरू लिखी गई, इसमें लिखा है इस ये भारतेंदु युग के बहुत ही प्रमुख, ये प्रारंभिक युग के महान पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचना भी करते थे, तो आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणीय थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इनके बारे में जो लिखी गई है, तो इनकी जो युगांतकारी कार्य है वो एक नहीं था। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र में काम किया, प्रताप नारायण मिश्र जैसे महान साहित्यकार जो थे उनके साथ थे, और बहुत अच्छे साहित्यकार के तौर पर इनको बारे में क्या कहा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे एक गद्यकार थे। तो क्या होता है, जब आप हिंदी की बुक पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। गद्य मतलब कहानी हो गया, पद्य का मतलब कविता हो गया। तो ये मुख्य तौर पर गद्यकार थे, यानी कि कहानी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, लेकिन गद्यकार थे। इनकी जो अभिरुचि, मनसा, परिवेश, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इनके लेखन और इनके पत्र जो इन्होंने लिखा है उससे पता चल जाती है लोगों को। और अगर जागरण के समय में जब स्वाधीनता का लड़ाई चल रही थी, है ना, भीतर देखो देश के भीतर भी चल रही थी, बाहर भी चल रही थी, तो उसको लेकर के भी इन्होंने काफी चीजें लिखी है, ठीक है। ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगा। क्या लिखा, बाल विवाह पर इन्होंने कहानी लिखा है, स्त्री शिक्षा, राजा प्रजा, कृषकों की दूर व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, अंधविश्वास पर, देश सेवा पर इन्होंने खूब लिखा। और फाइनली रामविलास शर्मा इनके बारे में कुछ कहते हैं। रामविलास शर्मा भी बहुत बड़े कवि हैं, तो वो लिखते हैं, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्होंने आधुनिक, किन्होंने, उन्होंने मतलब उन्हें, इसका क्या मतलब, बालकृष्ण भट्ट, उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित नहीं होगा। मतलब ये काफी बड़े आलोचक थे। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, आलोचक होते, आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में जैसे कि विराट कोहली है, तो विराट कोहली बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। तो आने वाले टाइम में जब वो नहीं रहेंगे, मतलब जब वो रिटायर हो जाएंगे और नए बल्लेबाज आएंगे जैसे कि सूर्यवंशी हैं, तो इन लोगों के द्वारा कहाँ गलती होगी, कहाँ गलती नहीं होगी, ये सब बताने का काम कौन कर सकता है, विराट कोहली कर सकता है। हम और आप अगर बताएंगे सूर्य कुमार को कि आप ऐसे खेलो वैसे, बात को नहीं मानेगा, क्यों, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है ढंग से। तो मतलब जो बहुत बड़ा धुरंधर होता है ना,
वही आपको बता सकता है कि आपने जो काम किया है वो सही है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आलोचक थे, लेकिन आलोचक इनको धुरंधर बनना पड़ा था साहित्य का। तो साहित्य का जब ये धुरंधर बन गए, तब जाकर के इन्हें आलोचक का जो है ना स्वरूप मिला था, और ये आलोचना करना शुरू किए थे। अब देखो, बातचीत यहाँ से कहानी आप चैप्टर का परिचय था, और कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो समझ सकते हो कि यहाँ से कहानी अगर स्टार्ट है, इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों को लगभग 2-3 पार्ट में इसको पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बड़ी है ना? देखो क्या लिखा है इसमें बातचीत में। फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसमें देखते हैं कि लिखा क्या है। इसमें लिखते हैं बालकृष्ण भट्ट, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां होती है। देखो मतलब बालकृष्ण भट्ट ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जितनी भी शक्तियां मिली है, इन सारी शक्तियों में जो वाक शक्ति है वो बहुत बड़ा, यानी कि बोलने, अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को बता पाते हैं किसी को, ठीक है। और अगर मनुष्यों में जो जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर इसमें वाक शक्ति अगर नहीं होती तो पूरा का पूरा सृष्टि ही गूंगी होती। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अगर बोल नहीं पाता इंसान तो पूरा सृष्टि ही गूंगी होती, और फिर लोग बैठा रहता, लोग इतना एक्टिव नहीं रह, समझा नहीं पाता एक दूसरे को, अपने अनुभव को शेयर नहीं कर पाता। वाक शक्ति जो है ना, ये एक ताकत है स्पीच, ये पूरे वर्ल्ड में आप जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, वर्ल्ड स्टेज पे अपनी बातों को कह सकते हैं, ठीक है। अपने चीजों को पूरे वर्ल्ड के सामने, अपने आसपास पड़ोस के जो लोग हैं उनके सामने इन चीजों को रख सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पूरा हो। फिर बालकृष्ण भट्ट कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में कि वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसे ढंग होते हैं जिसमें हम किसी ढंग होता है, साधारण बातचीत होती है, ठीक है, जिसमें लोग हंसी, है ना। घर पे परिवार के लोग क्या करते हैं, परिवार में लोग जब एक साथ बैठते हैं तो है ना, और प्रेम पूर्वक बातचीत होती है, तो एक बातचीत तो ये होती है ना, जोश और उत्साह के लोग उत्साह के साथ बातचीत करता है। और जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सारा का सारा काम करते हैं, है ना। तो अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। तो इस तरह से चित्त को हल्का करने के लिए, मन को हल्का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने में लोगों को देखो, अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप भी अपने मित्र से जब बात करना शुरू, बात करते करते आपकी समय कैसे बीत जाती होगी आपको पता नहीं चलता होगा, है ना। आपको पता ही नहीं चलता होगा कि टाइम कितना बीत गया है, ठीक है। साउंड नहीं आ, अच्छा, साउंड तो आना चाहिए जी। रुको मैं एक बार चेक करता हूँ। हेलो, साउंड तो आना चाहिए जी। साउंड तो आ रहा है, बढ़िया साउंड आ रहा है। सभी के साथ दिक्कत है क्या, किसी को साउंड नहीं आ रही है? साउंड आ रहा है? हाँ ठीक है, ओके ओके, ऑल राइट। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख नहीं पाया, इसलिए मैं आगे ही बढ़ता रहा। ओके, देखिए यहाँ देखिए, तो होता क्या है कि जिस तरह से हम लोग, देखो इंसान क्या करता है, खाता पीता है ना। तो उसी तरह से अगर हम चलेंगे फिरेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारा जो शरीर है वो लुंज पुंज पड़ जाएगा, यानी कि हम ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमारा जो शरीर है वो अस्थिर हो जाता है। लेकिन हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर को हल्का करना होता है तो हम क्या करते हैं, मन, ठीक है। और बातचीत के पीछे लोग इतना पागल हो जाता है, देता है। देखो बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठता है लोग, है ना, अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है। देखो बातचीत जो है ना, वो भी खाना है इंसान के, समझ गए ना। मतलब ये कहते हैं कि बातचीत भी क्या है, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि बातचीत भी इंसान का एक खाना है ना।
और अगर हम आगे देखें तो वो कहते हैं कि एक जगह पे कि कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच का 16 वर्ष, यानी कि एक व्यक्ति थे, तो उनका नाम क्या है, फ्राइडे। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो उन्होंने, यद्यपि उसने अपनी जंगल में बोली, कहा देखो एक व्यक्ति थे, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो इनका नाम है। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना, वो 16 वर्ष तक इंसान से उसका मुलाकात ही नहीं हुआ था। जंगल में खो गया था कहीं पे, समझा कि नहीं। 16 वर्ष तक उसको तो सिर्फ जानवरों का ही बात सुनाई देता था। जानवर जो अगल बगल के होते थे जंगल में, केवल उसी का बात वो सुन पाता था। तो 16 वर्ष तक जो है ना, वो सिर्फ जंगल में बिल्ली और कुत्तों का जो आवाज है ना, वो सुनता रहा। बात समझ गए। लेकिन वो उससे भी बात करता था। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का जो वाक शक्ति है, वो किसी को भी लुभा सकता है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार, देखो आप लोग करते रखते हैं, 2 से लेकर वहां तक। देखो अब क्या है कि जहां तक उनकी जमात मीटिंग, मतलब अगर हम एक तो दो लोग, कि हम लोग बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ करके में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इस तरह से हमारी जो निरस्तता होती है, हमारा जो अज्ञानता होता है, कभी कभी होता है ना कि हम फंस जाते हैं कहीं पर, यानी चीजों को समझ नहीं, अपने अपने समस्याओं को दूर करता। अब असली जो इस चैप्टर, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट, हाँ विकास, क्या हो, आशीष, हाँ साउंड नहीं आ रही है। नहीं देखो, जब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ ना, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ग्लिच समझ में आता होगा, लेकिन अब ठीक होगा। नेटवर्क इशू तो हमारे पास नहीं है। देखो मेरे यहाँ तो फुल नेटवर्क है। आप लोग अपना नेटवर्क चेक कीजिए। अब देखो, पाठ का असली जो अर्थ है वो यहाँ पर है। पाठ का जो असली अर्थ है वो यहाँ पर है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि एक इंसान जब दूसरे इंसान से बातचीत करता है, तो उसका जो गुण है ना, उसके अंदर आ जाता है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, तो उसके अंदर वो जो जिस तरह से चलता है, बोलता है, बैठता है, आप नहीं भी चाहेंगे ना, फिर भी आ जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल शेयर किया है। देखो एग्जाम्पल क्या है, कह रहे हैं जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन को आपस में सटा कर रख दो। यानी एक बर्तन में आप रख दो गर्म दूध को, और एक बर्तन में रख दो ठंडा पानी को, और साथ में रख दो अगर बगल में, और दोनों अगर बर्तन सटा हुआ है, तो धीरे धीरे पानी का जो पात्र होता है ना, वो भी गर्म हो जाता है, और पानी भी थोड़ा गर्म हो जाता है। इससे ये कहने का मतलब है इनका कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं, तो अगर वो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी अच्छाई आती है। और अगर वो बुरे व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर भी बुराई आएगी। आप नहीं चाहेंगे फिर भी वो आएगी। क्यों? क्योंकि यही जो लोगों के अंदर जो सीखने की जो जो कला है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि जब जिस तरह से गर्म दूध और ठंडे पानी को रखने पर ठंडा पानी गर्म हो जाता है, उसी तरह से इंसान का जो गुण होता है। तो कहा जाता है ना कि आप जिस परिवेश में रहेंगे, जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, है ना, जिस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, वैसा ही क्या होता है कि आपके अंदर भी वो चीजें आ जाती है। ठीक है, संगति का असर 100% होता है। तो बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ हमारी व्यवहार हो, नहीं तो उस व्यवहार को आप जाओगे, आप नहीं। इस पूरे चैप्टर में, पूरे अध्याय में अच्छे से बताया गया, और इस पैराग्राफ में भी। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बातें किस तरह की हो सकती है और कहाँ कहाँ हो सकती है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या हो सकता है, यानी कि दो जो बूढ़ी औरत है वो क्या बात करेगी, बहू और बेटी के बारे में। ठीक है, अपनी बहू और बेटियों के बारे में। ठीक है, बहू या बेटों का गिला शिकवा, इस तरह की जो चीजें होती है, वो बात किया जाता है किसके द्वारा, दो जो बूढ़ी औरत होती है वो, है ना। और अगर हम आगे अगर देखें, तो 2 लड़कों की बातचीत बातचीत किस चीजों को लेकर होगी, खिलाड़ी को लेकर के, है ना। खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करेंगे, अपनी अपनी तारीफ करेंगे, आपके जो साथ लोग रह रहे हैं उनका तारीफ करेंगे। एंड स्कूल के लड़कों के बीच बातचीत क्या होती है कि उनके जो शिक्षक हैं वो अच्छे हैं कि नहीं हैं, उनका शिकायत वो करेंगे। ठीक है, और दो कि वो सारा का सारा वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, पढ़ने में कोई लड़का तेज है या कोई कमजोर है, ये सारी बातें 2 मित्रों के बीच बीच में होती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लोग जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं, वो अलग बातें करते हैं। ठीक है,
ऐसा कौन बता रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं कि सभी के बीच में कुछ ना कुछ बातें होती है। तो कौन सी बातें होती है वो यहाँ पर के लोगों में बात करने का हुनर। देखो इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे ना, अभी जो समरी आपको बता रहे थे कि यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, यानी कि बातचीत करने की कला है। और कैसी कला है? ऐसी कला है, साउंड नहीं आ रहा, फिर नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अरे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर जो बालकृष्ण भट्ट है वो बताते हैं वो किस तरह का बातचीत होता है, तो उसका प्रकार मैंने अभी बताया। फिर ये बात किया जाता है, इसमें बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी जो भावना है वो करते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं वो हमें कहाँ करनी चाहिए। भारत से बाहर के जो लोग हैं, जैसे यूरोप के लोग हैं, वो कैसे बात करते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी आप समझ में, अभी आपको जो मैं बताया हूँ से समझ में आया आपको आशीष? वो नेटवर्क इशू तो हमारे यहाँ नहीं है, आपके यहाँ हो सकता है कि जहाँ आप होंगे वहां पर ठीक से। मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो इसके बाद ये पीडीएफ ये ऑन नेटवर्क तो ढंग से है, पता नहीं आप लोग सभी को दिक्कत हो रही है क्या? सभी का फंस फंस रहा है? जो मैं बता रहा हूँ ये स्पष्ट रूप से किसी के पास नहीं आ रहा है क्या? नेटवर्क स्लो चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सभी सभी के साथ ऐसा, या कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट अगर हैं जिनको पेज 14 होगा, आप सबको समझ में आ रहा है और चीजें ठीक से? अच्छा अच्छा। कुछ बच्चों का पेज फंस भी रहा है। अच्छा अच्छा। देखिए जब जहां मैं, बहुत अच्छा है। और पता नहीं आप लोग जहाँ हैं वहां पर नेटवर्क ठीक है। अच्छा ओके। इसको आप करें क्या कि सेटिंग में जाकर के 3 पे देखिए। आप, मुझे लगता है लोएस्ट पे देख रहे होंगे। लोएस्ट पे देखने की वजह से क्या होता है कि आप वो फंस रहा होगा, या फिर जहां आप होंगे वहां पर नेटवर्क ठीक नहीं होगा। डेटा आपको रखने में डेटा तो लगता ही है, तो दिन भर में डेटा खत्म कर लोगे तो रहेगा, तो उस वक्त तो दिक्कत होगा आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए डेटा को बचा करके रखें। तो जाकर के इस टाइम में, यानी कि शाम का जो क्लास है वो कर लीजिएगा, खत्म हो। नेटवर्क इशू आप जहां होंगे वहां पर देखो नेटवर्क यहाँ 5G है। अरे 5G का, अच्छा ठीक है। देखो मेरे मेरे यहाँ यहाँ तो बहुत परफेक्ट है बाबूरे। अब मैं क्या करूँ पता। चलो को मैं इसका ना, मैं एक बार आप लोगों के खुशी के लिए मैं ओके मैं चलो देखो आप लोगों के सामने मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ का अगर नेटवर्क खराब होगा तो यहाँ शो कर देगा। ठीक है।
नेटवर्क इशू मेरे यहाँ करूँगा कि कोई नेटवर्क इशू ना रहे। ओके ओके ओके, थैंक यू बताने के लिए। नेटवर्क इशू है यहाँ पर, मेरे यहाँ ही नेटवर्क इशू है। या इट्स करेक्ट। पहले स्पीड बहुत अच्छा था, पता नहीं अभी। ओके बच्चों, है कोई। आप लोग क्लास में बने रहिए, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए। चलो, लगता है अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो, अभी का डाउनलोडिंग स्पीड तो 100 समथिंग है। बस अपलोड में देख लेता हूँ, बिकॉज है क्या कि डेटा तो अपलोड में ही जा रहा होगा। अगर अपलोडिंग भी अगर ठीक हो गया फिर तो प्रॉब्लम ठीक। अपलोडिंग अभी प्रॉब्लम चल रहा है जी, अपलोड में ही प्रॉब्लम चल रहा है। चलो, बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि ठीक ठीक हो जाए। चलो, क्लास स्टार्ट किया जाए। अब बताएंगे। अब बताओ कि अभी भी फंस रहा है या अब ठीक है। छात्रों, चलिए अब बताइए। प्रिंस, तुमको बड़ा जल्दी जाना है जी अभी। डेटा में प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं कि पेज नंबर 14 तक आज कवर हो गया है, तो बाकी जो रह गया पार्ट 2 में वो कल कर लूंगा। मैं आज ये ठीक कर लेता हूँ प्रॉब्लम को। कल कल हम लोग इसका आधा रह गया है, कल क्लास होगी और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। ओके। किसके द्वारा लिखा गया है चैप्टर? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है।
ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। ओके, ओके, हैव अ गुड नाइट।